नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। वैचारिक संघर्ष की दशा और दिशा। वामपंथी विचारधारा खुद को भारतीय परिवेश में प्रस्तुत नहीं कर सकी तो संघ ने सामाजिक समावेश, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के जरिए बढ़त बनाई। यह साल भारत के लिए गहरे निहितार्थ लिए हुए है। बीते दिनों ही भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा भी इसी साल अपना 100वां स्थापना दिवस मनाएगी। यह भी एक बड़ा संयोग है कि भारतीय सामाजिक राजनीतिक विमर्श में वैचारिक स्तर पर दो विपरीत ध्रुवों पर खड़े संघ और कम्युनिस्ट दल इसी साल अपने 100वें पड़ाव से गुजरेंगे। ऐसे में उनकी अभी तक की यात्रा और भावी दशा दिशा के प्रति उत्सुकता बहुत स्वाभाविक है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा करें तो संघ से संबंध मानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा इस समय शीर्ष पर है, तो कम्युनिस्ट आंदोलन निरंतर विघटन के बाद पूरी तरह हाशिए पर पहुंच चुका है। भारतीय राजनीतिक विमर्श में भाजपा दक्षिणपंथ, कम्युनिस्ट वामपंथ, तो कांग्रेस मोटे तौर पर वामपंथी झुकाव के बाद मध्य मार्गी पार्टी ही मानी गई है। भाजपा के मौजूदा वर्चस्व को देखते हुए यही प्रतीत होता है कि उसकी वैचारिक धारा समय के साथ भारतीय राजनीति पर अपनी पैठ मजबूत करती गई, जबकि खांटी वामपंथी कम्युनिस्ट और वाम झुकाव वाली कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते दिख रही है। विचारधाराओं के संघर्ष की पृष्ठभूमि के एक पड़ाव की जड़ें स्वतंत्रता पूर्व के दौर से जुड़ी है, तो उसका अगला विस्तार आजादी के बाद होता है। भाकपा दिसंबर 2025 के दौरान अस्तित्व में आई। वामपंथी खेमे में आरंभ से ही टकराव के कई मोर्चे खुलते चले गए। इसमें सत्ता प्राप्ति के लिए राह चुनने से लेकर संविधान सभा में सहभागिता के मुद्दे पर कायम मतभेद प्रमुख बिंदु रहे। चीन और रूस के समर्थन के मुद्दे में भी आंतरिक धड़ों के बीच ऐसा पेच फंसाया जो अंदरूनी विभाजन का आधार बना। परिणाम स्वरूप भाकपा से ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी माकपा निकली। अलग अलग राह चुनने के बावजूद वैचारिक गोंद ने दोनों धड़ों को जोड़े रखा और उनके गठजोड़ ने केरल, बंगाल और त्रिपुरा में अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखा। माओवादी हिंसक धारा भी कुछ हिस्सों में अपनी जड़ें जमाने में सफल रही। हालांकि अब स्थिति यह है कि बंगाल और त्रिपुरा से इन दलों का लगभग सफाया हो चुका है। केवल केरल में ही उनकी राजनीतिक जमीन बची है। वही हिंसक माओवादियों की स्थानीय जनता पर पकड़ कमजोर हुई है, तो सुरक्षा एजेंसियों के अभियानों ने भी उन्हें खासा नुकसान पहुंचाया है। समय के साथ खुद को बदल पाने में नाकाम रहना भारत में वामपंथ का दायरा सिकुड़ने की बड़ी वजह रही। यहाँ तक कि अकादमिक और साहित्य से लेकर पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में कभी वर्चस्व रखने वाली यह विचारधारा वहां भी आभा खो रही है। आजादी से पहले के दौर की बात करें तो उसी दौरान मुस्लिमों को लामबंद करने के लिए बनी मुस्लिम लीग का लक्ष्य तो भारत विभाजन के साथ ही पूरा हो गया था। लीग के इक्का दुक्का अवशेष जरूर कुछ इलाकों तक सक्रिय रह गए हैं। पंजाब में पंथिक राजनीति के रूप में शुरू हुए अकाली दल में विभाजन होते गए और प्रमुख अकाली पार्टी शिरोमणि अकाली दल अपने पुरोधा प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद पंजाब में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है।
अकाली दल के अन्य धड़ों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। दलितों की गोलबंदी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के रूप में किया गया राजनीतिक प्रयोग भी सफल नहीं रहा। वहीं तमिलनाडु में 1920 के दौरान पेरियार के नेतृत्व में गति पकड़ने वाले आंदोलन ने द्रविड़ कसगम यानी डीके के रूप में राजनीतिक चोला पहना। डीके से ही डीएमके, एआईएडीएमके और एमडीएमके जैसे अन्य द्रविड़ राजनीतिक धाराएं निकली जो आज भी परस्पर संघर्षरत हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का वर्चस्व होने के बावजूद इन धड़ों में वैचारिक टकराव जारी है। जहां ये विचारधाराएं समय के साथ संकुचित और विघटित होती गई तो दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छत्र तले दक्षिणपंथी विचारधारा निरंतर फलती फूलती गई। स्वतंत्रता से पहले जहां हिंदू महासभा और अभिनव भारत जैसे हिंदुत्व के लिए समर्पित संगठन भी सक्रिय थे, तो कालांतर में इस प्रकार के संगठन भी संघ की वैचारिकी में सम्माहित होते गए। इतना ही नहीं, आरंभ में कांग्रेस के भीतर असंतुष्ट दक्षिणपंथी नेता भले ही संघ से जुड़े संगठनों का सीधा हिस्सा न बने हों, लेकिन उन्होंने संघ परिवार से गलबहियां करने में कोई संकोच नहीं किया। जनसंघ के रूप में संघ को राजनीतिक प्रयोग अपेक्षित रूप में सफल नहीं रहा, लेकिन देश में पहली गैर कांग्रेस सरकार के गठन में जरूर उसकी अहम भूमिका रही। यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण जैसे गांधीवादी नेता को भी संघ से कोई परहेज नहीं रहा। मोरारजी देसाई और जगजीवन राम जैसे दिग्गज कांग्रेसी भी संघ के समर्थन से बनी सरकार का हिस्सा बने। जनता पार्टी के असफल प्रयोग के बाद संघ ने भाजपा के रूप में एक नई शुरुआत की और समर्थन दिया और 2 लोकसभा सीट से एक समय 303 लोकसभा सीट तक पहुंची भाजपा ने अपनी सफलता से चमत्कृत किया है। संघ के अन्य संगठन भी अपने विस्तार में सफल रहे हैं। संकुचन और विस्तार के विरोधाभास में विपरीत विचारधाराओं की गुणवत्ता को तो स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता, मगर ये अवश्य समझा जा सकता है कि इनके विकास और पिछड़ने के क्या कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख कारण तो वही दिखता है कि वामपंथी विचारधारा जहां अंतर्राष्ट्रीयवाद से अति प्रभावित होकर उसके सही भारतीय स्वरूप को सामने नहीं रख पाई, तो संघ ने सामाजिक समावेश, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के जरिए आगे बढ़ने में सफलता पाई। पिछली सदी के अंतिम दशक में मंडल, मंदिर और मार्केट के रूप में देश जिस बड़े बदलाव का साक्षी बना, उन परिस्थितियों को संघ ने दूसरों के मुकाबले शायद कहीं बेहतर तरीके से भुनाया है। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।